स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 9.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस अभ्यास का नाम है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे ऊंचाई और दूरी के बारे में अध्ययन करना है। तो ऊंचाई और दूरी को जब अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने से पहले आपको उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, पहले इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद से जो है अभ्यास के प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस हेडिंग को नोट कर लीजिए, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु को, जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से कहाँ पे देखते हैं? ऊपर की ओर देखते हैं, तो हमारे जो सिर होते हैं उसको क्या करना पड़ता है? ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, जिसके द्वारा जो हमारी आंखों के द्वारा जो कोण बनता है उसी कोण को ही क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण कहा जाता है। मतलब नीचे से ऊपर देखने पर जब हमारी आंखों के द्वारा जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहा जाता है। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख लेंगे कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित है। नेत्र मतलब आंख होता है, और आंख के क्षैतिज मतलब नीचे का जो तल होता है वो क्षैतिज तल होता है। तो क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हम उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर क्या करना पड़ता है? ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहा जाता है। इसका मतलब जो नीचे से, ध्यान दें, नीचे से जब हम ऊपर ताकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वस्तु है और यहाँ पे जो है आप खड़े हैं, और यहाँ से जब इस वस्तु को जब देखते हैं तो जो आपके आंखों के सामने आंखों पे जो कोण बनेगा उस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और आप यहाँ से देख रहे हैं, ऊपर की तरफ ताक रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जब देखेंगे और जो आपकी आंखों के द्वारा जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण कहा जाता है। अब अवनमन कोण क्या होता है? तो अवनमन कोण के बारे में भी समझ लेंगे। अब यहाँ जो है ऊपर, जैसे आप यहाँ छत पर हैं और नीचे आपको देखना है, तो यहाँ छत से, मान लीजिए यहाँ छत से नीचे ताके हैं और यहाँ ताकने पर कोई वस्तु है, और यहाँ से जो है यहाँ जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। मतलब यह ऊपर से नीचे देखना है। किसको कहाँ से देखना है? ऊपर से नीचे। और ऊपर वाला क्या था? उन्नयन का मतलब नीचे से ऊपर। तो अब इसको लिख लेंगे, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो, मतलब क्षैतिज तल से कहाँ पर? नीचे, नीचे स्थित हो, तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए सिर नीचे और घुमाना पड़ता है। इस क्रिया में भी नेत्र कोण बनाते हुए घूमते हैं। यह कोण क्या होता है? अवनमन कोण कहलाता है। मतलब अवनमन कोण का मतलब क्या हुआ कि ऊपर से नीचे देखना है। कहाँ से देखना है? ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर जब हमारे आंखों पे जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले परिभाषा को अपनी कॉपी में पहले नोट कर लीजिए और इस परिभाषा को अच्छे से समझ लीजिए कि अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। तो अब यह नीचे वाला का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, नीचे का जो नाम है इसको यहाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा नीचे, और नीचे लिखने के बाद से नीचे भाग लिख सकते हैं, नीचे वाला भाग। नीचे वाला भाग मतलब उसको क्या क्या कहते हैं? मतलब नीचे जो बना हुआ है इसका नाम क्या क्या है? तो नीचे वाले का नाम क्या है? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। आधार, क्षैतिज, और यहाँ पर जो है पाद भी कहते हैं। नीचे वाला का नाम तीन आपको याद रखना है, आधार, क्षैतिज और क्या कहेंगे? पाद कहेंगे। अब यहाँ ऊर्ध्वाधर वाला को, जो ऊपर वाला को नाम क्या लिखेंगे? यहाँ पर ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग। अब ऊपर वाला भाग का नाम क्या क्या है? तो ऊपर वाला भाग का नाम क्या है? तो उसको कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं? शिखर। शिखर कहाँ है? तो ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, शिखर। इसके बाद से कहेंगे चोटी,
चोटी, उसके बाद से कहेंगे यहाँ पर शीर्ष, शीर्ष। अब इसका 3 नाम आप लोग याद रखेंगे, शिखर, चोटी, शीर्ष। शिखर, चोटी, शीर्ष, इसका नाम क्या क्या है? शिखर नाम है, चोटी नाम है और शीर्ष नाम है। नीचे वाले का नाम क्या है? आधार, क्षैतिज, पाद। तो नीचे वाला, यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे वाला नाम लिखिएगा, यहाँ 2 बार लिखा गया है नीचे वाला। तो नीचे वाला का नाम क्या है? आधार, क्षैतिज, पाद। और ऊपर वाला भाग का नाम क्या है? शिखर, चोटी, शीर्ष। इसका नाम आप लोग याद रखिए, क्योंकि जब हम लोग ऊंचाई दूरी जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो यह शब्द आपको मिलेगा। तो जब ये शब्द मिलेगा तो आप लोग समझे रहेंगे कि मतलब आधार क्या है, क्षैतिज क्या है, पाद क्या है, शिखर क्या है, चोटी क्या है, शीर्ष क्या है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मतलब इस सर्कस का एक कलाकार है, वह 20 मीटर जो है लंबी जो रस्सी है, उसकी डोर है, उस पर क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। तो चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर शिखर शब्द आ गया, तो शिखर कहाँ पे है? तो समझ गए होंगे ऊपर होगा। शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति में, तो यहाँ पर एक आकृति बना हुआ है, तो यहाँ आकृति को भी बना लेते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है एक डोर बना है, यह डोर है। और डोर की जो लंबाई है वो कितना दिया गया है? तो डोर की जो लंबाई दिया गया है वो 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है। ये 20 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यह कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का यहाँ कोण बन रहा है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज होगा। और यहाँ पे जो कोण बना हुआ है तो 30 अंश का कोण बना है। चित्र में आपके बुक में बना होगा, चित्र को देख लीजिएगा। तो अब अच्छे से समझ लेंगे कि एक सर्कस का कलाकार है और ये 20 मीटर की लंबी डोर जो है पर चढ़ रहा है और ये अच्छी तरह से क्या है? तनी हुई है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डोर है, मतलब जो इसमें डोरी लगा हुआ है वह क्या है? तनी हुई है। और भूमि के सीधे, ये भूमि के सीधे, और ये कहाँ से? शिखर से क्या हुआ है? अच्छी तरह से बंधा हुआ है। तो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 अंश का है। तो इस खंभे की ऊंचाई बताना, इस खंभे की कितनी ऊंचाई है? तो यहाँ लिखेंगे खंभे की ऊंचाई जो है EH है। इस खंभे की ऊंचाई क्या मान लेंगे? EH है। तो अब यहाँ पे लिखना चाहे हल, तो यहाँ लिख लीजिएगा हल। और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई, जो खंभा है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो खंभे की ऊंचाई कितनी है? EH है। तो माना खंभे की ऊंचाई EH है। खंभे की ऊंचाई कितनी है? EH है। अब यहाँ त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ त्रिभुज क्या बना है? अब देखेंगे त्रिभुज का नाम क्या है? A है, B है, C है। तो यहाँ त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में प्रयोग करेंगे। अब ये त्रिभुज ABC में प्रयोग करेंगे तो इसमें देखेंगे किसका किसका मान दिया गया है। तो ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण, ध्यान दीजिए, लंब बटा कर्ण क्या होता है? तो साइन होता है। क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो अब यहाँ पर जो है साइन का प्रयोग करेंगे। तो साइन थीटा का सूत्र आप लोग जानते होंगे क्या होता है? पर लंब होता है और क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण जो है सूत्र आप लोग याद भी कर लिए होंगे। यह जो है पिछले पाठ में हम लोग पढ़े थे साइन का सूत्र जो है, तो आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ कोण मतलब थीटा का मतलब यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है? तो यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का? तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 अंश हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लंब कितना है? तो EH है। और कर्ण कितना है? 20 है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? तो 1/2 होता है, बराबर हो गया EH बटा जो है 20 हो गया। तो यह किसका मान है? साइन 30 अंश का मान। ये बताया जा चुका है। यह जो है पिछले पाठ में पढ़ाया गया था। साइन 30, साइन 0, साइन 45 सबका मान बताया जा चुका है। यदि आपको याद है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको नहीं याद है तो पहले मान को याद कर लीजिए, और जब मान आपको याद रहेगा तभी जा करके यह मान आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये साइन 30 अंश का मान 1/2 है। अब यहाँ गुणा कर लेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो 2 में जब EH का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 2EH बराबर हो जाएगा 20 से करना क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब EH बराबर क्या हो जाएगा? तो EH बराबर जो होगा 20 बटा में क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2 से जो है 20 को काट देंगे, तो जब 2 से 20 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे EH बराबर हो जाएगा और यहाँ हो गया 10 मीटर हो गया।
कितना आसान क्वेश्चन है। तो अब पूछा जाएगा खंभे की ऊंचाई कितनी है, तो खंभे की ऊंचाई कितनी है, तो 10 मीटर है। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। अब यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, अतः खंभे की ऊंचाई, अतः लिखेंगे खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई कितनी है, तो खंभे की ऊंचाई लिख लेंगे यहाँ पर 10 जो है मीटर है। खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। कितना आसान है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी पहले से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, और सूत्र जो है पिछले जो वीडियो में बताया गया था उसको भी नोट करते चलिए। नोट किए होंगे तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जब आंधी आता है तो एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद, अब देखिए पाद बिंदु आ गया, पाद मतलब नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं, पाद। पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर जैसे एक पेड़ को बना लिया जाएगा, मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है एक पेड़ है। अब ये पेड़ का जो यहाँ से हिस्सा जो है, यह हिस्सा जो है ऊपर वाला जो हिस्सा टूट करके और नीचे ज़मीन को गिर जाए। ज़मीन पे क्या होता है, यहाँ पर आ गया, मैंने ज़मीन को क्या कर रहा है, छू रहा है। यह शिखर वाला भाग जो है अब यहाँ पे आ गया है। और जब इसको छूता है तो कितने अंश का कोण बनाता है, तो 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाता है। और यहाँ से यहाँ तक जो ज़मीन का जो नीचे का जो हिस्सा है, पाद बिंदु है, वह कितना मीटर का है, 8 मीटर का है। कितना मीटर, 8 मीटर की दूरी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है, 8 मीटर है। तो बताना पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो माना पेड़ की ऊंचाई जो है क्या मान लेंगे, एच है। माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, एच है। अब यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है इसकी ऊंचाई कितने मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई जो है EH1 मान लेते हैं। और इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई जो है EH2 है। तो मतलब एच में कितना आ गया, EH1 प्लस EH2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई कितनी है, EH1 प्लस क्या होगा, EH2 होगा। और यह EH2 हिस्सा जो है, ऊपर वाला भाग जो देख रहे हैं, ये टूट करके गिर गया है। ये टूट करके जब गिरा है तो यहाँ से इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए, इसकी दूरी पूछा जाए, तो क्या बताएंगे, इसकी दूरी जो है EH2 होगा। क्या होगा, EH2। ध्यान दीजिए कैसे, क्योंकि EH2 वाला भाग ही तो गिरा है, तो ये EH2 वाला भाग जो है यहाँ पे आ गया है। या देखिए यह जो भाग देख रहे हैं, यही भाग जो है टूट करके गिरा हुआ है। तो अब यहाँ पर पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी मान लिए हैं, EH मान लिए हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना पेड़ की ऊंचाई जो है कितनी है, तो माना पेड़ की ऊंचाई जो है EH है। यहाँ पहले सबसे पहले हल लिख लीजिएगा, और हल लिखने के बाद से ही लिखिएगा कि माना पेड़ की ऊंचाई कितनी मान लिए हैं, ऊंचाई EH है। माना पेड़ की ऊंचाई EH है। अब यहाँ पर जो है दो मान आपको निकालना है। यहाँ ABC लिखना चाहे त्रिभुज तो लिख सकते हैं ABC। एक बार जो है EH1 का मान निकालेंगे और एक बार जो है EH2 का मान निकालेंगे। दोनों मान जब निकल जाएगा तो ये दोनों मान को जब जोड़ लिया जाएगा तो टोटल हमको वृक्ष का या पेड़ की जो है ऊंचाई मालूम हो जाएगा। तो अगर H1 का मान निकालते हैं तो इसका नाम लंब है और इसका नीचे का नाम क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार का प्रयोग करेंगे तो H1 का मान निकलेगा। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आधार बटा कर्ण का प्रयोग करेंगे तो किसका मान निकलेगा, EH2 का मान निकलेगा। तो यहाँ दो मान का प्रयोग करना पड़ेगा। एक ही त्रिभुज में दो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे, जिसके सहायता से H1 का मान और EH2 का मान निकलेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का नाम, अगर लिखना चाहे तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में। अब यहाँ त्रिभुज ABC में जब लिखने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे कि सूत्र लिखेंगे कि टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो टेन का होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा जो है आधार होता है। ये किनका सूत्र है, तो टेन का सूत्र है, लंब बटा जो है आधार है। अब यहाँ लिखेंगे टेन हो जाएगा और थीटा का मान कितना अंश है, तो टेन 30 अंश हो जाएगा। लंब कितना है, तो लंब का मान जो है EH1 हो जाएगा। आधार का मान कितना है, 8 हो जाएगा। तो ये टेन 30 का मान अब यहाँ रखेंगे तो टेन 30 अंश का मान आप लोग जानते होंगे, याद भी होगा। एक बटा क्या होता है, करनी में 3 होता है, बराबर हो गया। और यहाँ लिखेंगे H1 बटा
8 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर लेंगे तो H1 का गुणा जब कर्णी 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कर्णी में 3 H1 बराबर हो जाएगा 8। तो H1 बराबर क्या होगा, 8 बटा जो है कर्णी में 3 हो जाएगा। तो 8 बटा कर्णी में 3 जो है H1 का मान आ गया। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 बन गया। तो समझ में आ गया होगा कि समीकरण 1 का प्रयोग करके H1 का मान निकाल लिया गया। अब यहाँ पर H2 का मान जब निकालेंगे तो इसका नाम आधार है और इसका नाम क्या है, कण है। तो अब यहाँ लिखेंगे काश, क्या लिखेंगे, काश थीटा। और काश थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कण होता है। काश थीटा का सूत्र क्या है, आधार बटा कण होता है। अब यहाँ कोण जो है थीटा का मान क्या रखेंगे, 30 अंश। तो काश कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, बराबर होगा आधार कितना है, 8 है, और कण कितना है, H2 है। कितना है, H2। तो 8 बटा जो है H2 हो जाएगा। अब यहाँ एक बार देख लीजिए, आधार 8 है तो देखेंगे आधार 8 है और कण कितना है, H2 है। तो यहाँ 8 बटा जो है H2 लिख लेंगे। और यहाँ काश 30 अंश का मान जो होता है वो कर्णी में 3 बटा 2 होता है। क्या होता है, कर्णी में 3 बटा 2 और बराबर क्या लिखेंगे, 8 बटा जो है H2 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर लेंगे तो 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और कर्णी 3 का गुणा जो है H2 में करेंगे तो क्या बनेगा, कर्णी में 3 H2 बराबर हो जाएगा 8 दूना जो है 16। यहाँ 16 लिख लेंगे, 8 दूना 16। अब यहाँ H2 बराबर क्या होगा, तो H2 बराबर हो जाएगा 16 बटा में क्या भेज देंगे, कर्णी 3। तो कर्णी 3 जो है कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे बटा में क्या हो गया, कर्णी में 3 हो जाएगा। अब यहाँ कर्णी 3 से जो है ऊपर नीचे जो चाहे तो प्रेमकारी कर सकते हैं, या लास्ट में जो इसका प्रेमकारी कीजिएगा। यहाँ प्रेमकारी मत कीजिएगा, लास्ट में जो है प्रेमकारी किया जाएगा। अब यहाँ पे कुल ऊंचाई लिखेंगे। इसको आप लोग कुछ ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक ना। अब लिखेंगे यहाँ पर कुल ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे कुल ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई कितने के बराबर था, तो इस चित्र में एक बार और देख लेंगे कुल ऊंचाई कितने के बराबर है। H जो है, H कितने के बराबर है, तो ये H जो है किसके बराबर है, H1 प्लस H2। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है। तो H बराबर H1 प्लस क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो यहाँ कुल ऊंचाई लिखेंगे H बराबर होगा H1 प्लस जो है H2 हो जाएगा। अब H1 का मान कितना आया है इसको रख लेंगे और H2 का मान जितना आया इसको नोट कर लेंगे। तो H1 का मान कितना आया था, 8 बटा जो है कर्णी में 3 आया था। और H2 का मान क्या है, 16 बटा कर्णी में 3 आ गया। तो यहाँ पर जो है यह किसका मान है, H1 का मान है, और यह मान जो है किसका है, H2 का मान है। अब यह दोनों मान को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो अब 8 और 16 जोड़ लेंगे तो 24 हो जाएगा। और यहाँ 24 बटा जो है कर्णी में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो अब यहाँ अगला लिखेंगे H बराबर जो है 24 बटा जो है कर्णी में जो है 3 हो जाएगा। अब ये कर्णी 3 से जो है परमेकारी गुणा कर लेंगे, कर्णी 3 से ऊपर नीचे गुणा। अब H बराबर जो है क्या हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा और कर्णी में 3 हो गया, बटा हो जाएगा। और कर्णी 3 का गुणा जब कर्णी 3 में करेंगे तो 3 3 मिल करके क्या बनेगा, 3 हो जाएगा। 3 बट्ठे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे H बराबर जो है, H बराबर कितना आ गया, 8 कर्णी में 3 जो है यह मीटर आ जाएगा। तो अब ये पेड़ का टोटल ऊंचाई जो है कितना आ गया, 8 कर्णी में 3 मीटर आ गया। तो समझ में आ गया होगा इसको कैसे हल किया गया है। तो यहाँ नीचे अतः लिख दीजिएगा कि अतः पेड़ की ऊंचाई जो है 8 कर्णी में 3 मीटर होगा। तो यहाँ पर एक ही त्रिभुज में 2 बार जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया गया। एक बार tan का प्रयोग किया गया तो H1 का मान निकला, और एक बार cos का प्रयोग किया गया है तो H2 का मान निकला है। और H1 H2 को जोड़ लिया गया है, तो जोड़ने के बाद से उसके बाद से परमेकारी गुणा किया गया है। कर्णी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लिए हैं, 24 कर्णी 3 और कर्णी 3 3 होता है। 3 से 24 को काट दिए हैं, 8 कर्णी में 3 मीटर हो गया है। तो आज इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को बताया गया है। अब कल की वीडियो में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।